हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पता है आज का जो वीडियो है ना बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है, पर मैंने इसका जो बनाया है, जो भी टाइम से लिखा है आपके लिए, बहुत मेहनत से लिखा है, कई जगह से ढूंढकर, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। और बहुत मेहनत से मैंने इसमें टाइपिंग की है। पता है मुझे पूरा कम से कम 2.5 से 3 घंटा इस पीडीएफ को बनाने में लगा है। और आप समझ सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हुआ। एक्चुअली मैं तबीयत मेरी ठीक ही नहीं है, आपको पता ही है। और आज मैं अपनी दवा भी लेने गई थी सुबह मॉर्निंग में। पता है 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद में मैं घर का काम करती हूँ और फिर जल्दी से फ्री होकर सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है पीडीएफ तैयार करके फिर वीडियो बनाना है। तो अलग अलग देखिए यूजीसी का क्या है, देखिए सिलेबस ना यूजीसी का बहुत सारा है। आपको किसी भी एक बुक में सिलेबस नहीं मिलेगा। अगर आप देखो तो एक बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और सच में क्लियर करना है तो आपको जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम से इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी थोड़ी सी। तो मैं जो भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, भले मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं ढूंढ कर सर्च करके कई बुक में से देख कर फिर उसमें से सब कुछ छांटने के बाद एक पीडीएफ तैयार करती हूँ। और फिर इसके बाद में समझिए 2 से ढाई घंटा मुझे इस पीडीएफ को बनाने में लगा है। फिर मैं इसको एडिट करूँगी, फिर मैं उसको अपलोड करूँगी, फिर कितनी सारी चीज़ें होती हैं एक वीडियो के लिए, और आप समझ सकते हो। और आज मैं इतना थक गई हूँ ना कि आज सुबह मैं वैसे ही 4:30 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद में पता है घर का काम निपटा के फटाफट गई थी अपनी दवा लेने। और दवा इतनी तेज़ धूप हो रही थी, और मुझे धूप में पता है निकलने के बाद इतना ज़्यादा बेकार लगता है, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब मैं घर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं गई, ऐसे मेरी हार्ट बीट चल रही थी गर्मी की वजह से, मैं बिल्कुल आके फैल गई। और फिर मुझे मन ही नहीं करा कि मैं वीडियो बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि और भी एग्ज़ाम डेट सारी आने लगी हैं, तो मे भी हो सकता है नेट की भी किसी भी टाइम डेट आ जाएगी। और मैं कोशिश पूरी यही कर रही हूँ कि कैसे भी करके मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूँ। तो इसीलिए फिर मैं आई उठकर ऊपर। अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है ऊपर, तो मैं ऊपर ही बैठ गई आकर। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो बनाती हूँ। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पूरा देख लीजिएगा। और एक बात, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी तो मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो ना। मेरा भी तो थोड़ा सा ये है ना, आप लोग शेयर करते हो या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर लाइक कमेंट होते हैं, तो मुझे फीलिंग अच्छी आती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर कुछ मेहनत कर रही हूँ तो लोग देख रहे हैं और उसमें जो है उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आती है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो बस आपसे मैं इतनी ही तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली। वैसे आपकी इच्छा है, करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, वीडियो तो मैं डालती ही रहूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है अध्यापक शिक्षा का पार्ट 2 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आप पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अध्यापकों के व्यावसायिक संगठन। ये जो व्यावसायिक संगठन है, इनको 2 भागों में बांटा गया है मेन। सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय स्तर के साधन। इसके अंतर्गत आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। थर्ड है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, राज्य स्तरीय साधन और राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड। विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र, सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा दूरगामी अध्यापक शिक्षा। ग्रीष्मकालीन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। थोड़ा जल्दी बोलूँगी क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इनका जन्म जो है, इसका जन्म जो है 28 दिसंबर 1953 में हुआ था, और सन 1956 में भारत सरकार ने इसे स्वायत्ता प्रदान की थी। इसका कार्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप इस पीडीएफ में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और वही है कि आपको थ्योरी में से जो है क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। जब आप थ्योरी में से क्वेश्चंस बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर से पढ़ने से नहीं होता है। तो इस पीडीएफ में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक नीचे दे ही देती हूँ।
विद्यालयों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता को जानना और उन्हें आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य था। विश्वविद्यालयों के विकास एवं संचालन हेतु आर्थिक सहायता, एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी संस्था या राज्य को परामर्श देना और 5 वर्ष के संचालन का संपूर्ण व्यय वहन करना, उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यों और शिक्षण को बढ़ावा देना और इसके लिए आर्थिक सहायता, देश की उच्च शिक्षा के विकास हेतु जो वांछित कार्य हो उन्हें पूरा करना। दूसरा है हमारा अध्यापक शिक्षा आयोग की समिति। ये क्या है, यूजीसी ने अध्यापक शिक्षा की समिति गठित की थी, ठीक है, जिसका कार्य शिक्षा के शोध कार्यों में सुधार तथा शिक्षा स्तर को उन्नत करना है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। समिति का कार्य प्रतिभाओं को समुचित सदुपयोग करना एवं शिक्षकों को नई तकनीकी से अवगत कराना और पर्यावरण संबंधी, जनसंख्या संबंधित शिक्षा देना और प्रबंधन का प्रशिक्षण देना, छात्र अनुशासन प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सेमिनार की व्यवस्था के साथ साथ इसका कार्य जो है सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसके बारे में हम पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं। एक एक चीज़ जो आप देखेंगे, मैंने सिलेबस के हिसाब से ही आपके टॉपिक लिए हैं और इसी हिसाब से मैं आपके लिए सब PDF बनाकर लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं। पूरे YouTube पे आप देख लीजिए, जो भी UGC नेट की वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें इतना डिटेल में किसी में नहीं बताया होगा, चेक कर लीजिएगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। इस परिषद की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई। इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं देखिए, अजमेर है, मैसूर, भुवनेश्वर तथा भोपाल है। विभिन्न राज्यों में इसके केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? NCERT की प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहला है आपका अंतःनुशासन आयाम का अध्यापक शिक्षा में प्रयोग, अंतःनुशासन आयाम का शिक्षा में प्रयोग, इंटर्नशिप शिक्षण का प्रयोग, छात्रों में स्वयं की आदतों का विकास। इस परिषद के अंतर्गत अनेक विभाग हैं, जैसे कि क्षेत्रीय महाविद्यालय। अध्यापक शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय महाविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन महाविद्यालयों के मुख्य कार्य हैं अध्यापक शिक्षा में विशिष्टता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करना, प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रसार देना, प्रदान करना तथा अपने क्षेत्र की विद्यालय शिक्षा में सुधार। क्षेत्रीय महाविद्यालयों का प्रमुख कार्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को नवीन विचार, अभ्यास तथा प्रक्रियाओं के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करना है। क्षेत्रीय महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के उद्देश्यों को अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं, अनुदेशन सामग्री को विकसित करते हैं और अपने क्षेत्र के विद्यालयों में उसका प्रसार करते हैं। 1 मिनट, जरा मैं इसको बड़ा कर लूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा अध्यापक शिक्षा विभाग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम विभाग। मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा है, इतना पेन हो रहा है मेरे आज बॉडी में। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के लिए विद्यालय अनुभव और हैंडबुक विभाग, अध्यापक शिक्षा के प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग, अध्ययन सामग्री विभाग, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। ये क्या है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना की गई थी। ये परिषद अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श करती है तथा योजनाओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करती है, जिससे अध्यापक शिक्षा का स्तर उठ सके। परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या है इस परिषद के? सबसे पहला है आपका केंद्रीय तथा राज्य प्राथमिक तथा महाविद्यालय स्तर सभी स्तर के अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण तथा उनके विकास एवं सुधार हेतु साधनों का सुझाव देना, केंद्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम, स्टाफ, साधनों, सुविधाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के स्तर को विकसित करने हेतु एक टीम द्वारा अनुदान की व्यवस्था करना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाए रखना। फिर हमारा परिषद के कुछ शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। वह शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है B.Ed पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन पर रोक। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री K.N. श्रीमाली ने केंद्रीय सरकार को 31 अगस्त 1981 को B.Ed पत्राचार के बंद करने के लिए प्रतिवेदन दिया था। दूसरा है हमारा व्यवसाय आचरण संहिता। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अध्यापकों के लिए आचरण संहिता के विकास हेतु कार्यशाला की व्यवस्था की गई थी।
राष्ट्रीय सम्मेलन में आचरण संहिता पर विचार विमर्श हुआ था और इस परिषद ने भी गंभीर विचारों से विचार किए थे। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से बदलने का सुझाव दिया गया था। इस परिषद ने सन 1976 में अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। इसने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए एक अप्रोच पेपर प्रस्तुत किया था। ठीक है, फोर्थ है हमारा अध्यापकों की सामाजिक तथा व्यावसायिक भूमिका। अध्यापकों की भूमिका हेतु मद्रास में सन 1987 में कार्यशाला की व्यवस्था की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। इसी प्रकरण पर कश्मीर में एक सेमिनार हुआ था जिसमें अध्यापकों के उत्तरदायित्व पर विचार विमर्श किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस प्रकरण को महत्व दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको जो है नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावित भावी कार्यक्रम क्या था? अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम, अध्यापक शिक्षा का 4 वर्षीय कार्यक्रम, अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास करना और अध्यापक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ICSSR। ये क्या है? ये अगस्त 1969 में दिल्ली में इस परिषद की स्थापना हुई थी। इसे स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक विषयों में शोध कार्यों का विकास करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना। एक मिनट। इसे आर्थिक सहायता के लिए अनुदान देने का भी अधिकार दिया गया है। फिर हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। इस संस्थान का राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। गत 20 वर्षों में देश के अंतर्गत ये एक उच्च स्तरीय संगठन है। इसमें शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक रूप में विकास एवं प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। अब शिक्षा के उच्च अध्ययन केंद्र, इसमें क्या है? CASE। भारत में शिक्षा के उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। ये केंद्र अनुदान आयोग के निर्देशन पर कार्य करते हैं। ठीक है, किसके निर्देशन पे करते हैं? अनुदान आयोग के। और सर्वप्रथम जो है M.B. बुश के निर्देशन में MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में इस प्रकार के केंद्रों की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस केंद्र उच्च अध्ययन केंद्र को मान्यता तथा अनुदान दिया था। अब है राज्य स्तरीय साधन। राज्य स्तरीय साधन में राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड। सन 1966 में कोठारी आयोग ने राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की थी। किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। और बोर्ड का कार्य राज्य स्तर के अध्यापक शिक्षा का समुचित विकास करना था। शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रशासन राज्य द्वारा ही किया जाता था। शिक्षा बोर्ड ने राज्यों की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश में सन 1967 में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु, इनमें जो था 1973 में इनके बोर्डों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी राज्यों में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना के लिए दबाव डाला था। नेक्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग UDTE। सर्वप्रथम ये जो था 1970 में कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इसमें जो था B.Ed, M.Ed तथा PhD की व्यवस्था की गई थी। किसकी की गई थी? B.Ed, M.Ed एवं PhD की। किसमें? कोलकाता विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग में, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग। अध्यापक शिक्षा शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम विशेष को मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। M.Ed, M.Phil, PhD तथा M.A यानी कि शिक्षा शास्त्र की उपाधि प्राप्त की जाती है। अब है नेक्स्ट हमारा अध्यापक हेतु सतत शिक्षा केंद्र क्या था? CCTE। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सेवारत अध्यापकों के लिए प्रसाद सेवा केंद्रों की स्थापना की गई और इन केंद्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की व्यवस्था की जाती है, जिनमें विज्ञान विषयों की पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण कला संबंधी नवीन जानकारी दी जाती है। सेवारत अध्यापक शिक्षा। सेवारत अध्यापक शिक्षा क्या है? देखिए, सेवारत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था जो है अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात उनको लगातार
विकास के लिए उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। जैसे कि अभी हम टीचर हैं, या जैसे कि हमने बीएड, बीटीसी या फिर हमने कोई भी जो है टीचिंग वाला कोर्स किया है, तो उसमें जो है हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को व्यावसायिक गुण उनमें कर सकते हैं, उन सब के बारे में बताने के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अंदर जो है व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर एमबी बुच कहते हैं कि सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियापद योजना है जिसका उद्देश्य होता है शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरंतर विकास करना। यानी कि देखिए, नई नई चीज़ें, पहले के टाइम में टीचर और आज के टाइम में टीचर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो उसमें क्या है, अगर हमारी सरकार या हम उसको नहीं सीखेंगे तो आगे के टाइम आने वाले समय में हम जो नई नई चीज़ों का विकास हो रहा है उनको हम कैसे सीखेंगे। तो मेन उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक को या फिर उनके कर्मचारियों को निरंतर भी उनका भी विकास होता रहे, क्योंकि शिक्षक का जब निरंतर विकास होगा तो वह बच्चों का भी विकास करेगा। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले देखिए, देश में योग्य शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है जिनका लाभ देश एवं समाज को नहीं हो रहा है। अब ये तो आज के टाइम पे भी सच्ची माना जाता है कि आज के टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन कुछ गलत तरीके से टीचर बन जाते हैं। अब इस बात को लोग, हो सकता है कुछ लोग बुरा भी मान जाए, पर ये सच है। मैं ये कहती हूँ कि आज के टाइम पे देखिए, कह सकती हूँ कि आजकल जो मैं नहीं मानती कि जो मार्क के हिसाब से सिलेक्शन होता है वो गलत होता है। मैंने खुद देखा है एज ए टीचर कि बहुत से बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते हैं, ठीक है, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम के जो टीचर हैं जिन्होंने मेहनत कर रखी है, उनके मार्क्स कम है, लेकिन वो उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, योग्य हैं वो उसके लिए, पर वो आज क्यों पिछड़े हुए हैं, आज वो उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्यों वो खाली हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी परसेंटेज इतनी नहीं है। भले ही उन्होंने सारी योग्यता सारे पेपर के लिए कर रखे हैं, लेकिन वो क्यों पिछड़ गए हैं, इसलिए पिछड़ गए हैं क्योंकि भाई उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है। जिनकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि जिनकी अच्छी है तो सब लोग ऐसे ही चीटिंग करके ही पास हुए, ऐसा नहीं है। बहुत से टीचर ऐसे हैं आज के टाइम पे, लेकिन जो योग्य टीचर हैं वो अपने आप में काफ़ी बच्चों में स्कूल में चेंज भी कर रहे हैं। मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं, मेरी फैमिली में तो सारे टीचर हैं, समझ लो, मेरे पापा, मेरे बाबा और यहाँ मेरे फादर इन लॉ, सारे लोग टीचर। मेरे पापा को जो है राज्य पुरस्कार भी मिल चुका था, काफ़ी फेमस टीचर रहे मेरे बाबा और पापा, और मेरे बड़े भाई भी टीचर हैं। तो आई थिंक मैं भी टीचर हूँ, पर बैड लक मेरा कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि भाई मेरे साथ समस्या रही, और मे भी हो भी नहीं सकता कि मुझे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, जो भी किया मेहनत से किया है। आगे भगवान देखते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देश में योग्य शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है जिनका लाभ देश एवं समाज को नहीं हो रहा है। दूसरा है, बहुत सी ऐसी शिक्षण की विधियों का विकास हो रहा है जिनका उपयोग पुराने शिक्षक नहीं जानते हैं। देखिए, होता है ना, ये बात कही आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो इसके लिए जो है शिक्षकों को अभी विकास होना जरूरी है। विद्यालय शिक्षण में नए एवं उपयोगी अनुदेशन माध्यमों की खोज की जा रही है। भाषा, प्रयोगशाला, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, दूरदर्शन का उपयोग एक नए ढंग से शिक्षण एवं अधिगम के लिए हो रहा है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या था, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, पढ़ाया जाता था, लेकिन टीचर अच्छे थे। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो एक टीचर के ऊपर भी एक अच्छा खासा कह सकते हैं प्रेशर है कि भाई और भी बच्चे का भी विकास करने के लिए टीचर को भी अलग अलग एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। पढ़ाने के तरीके अलग हो गए हैं। बच्चों को एक था सिंपल सा पढ़ा दिया, लेकिन आज के टाइम पे पढ़ाने के तरीके, बच्चों को समझाने के तरीके, बच्चों को समझने के तरीके, तो ये सारी चीज़ों के लिए बच्चों को, टीचर को भी एक तरीके से शिक्षण प्राप्त होने, अधिगम जाने की सीखना जरूरी है। शोध द्वारा शिक्षण की प्रकृति में नई चेतना का विकास किया जा रहा है, जिससे कक्षा का शिक्षण की व्यवस्था में सुधार हो। फिर है, शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करना, और जिसके लिए विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति एवं आवश्यकता का करना। फिर है हमारा सेवारत अध्यापक शिक्षा के लाभ क्या है। अध्यापकों के व्यावसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का योजनाबद्ध एवं क्रमिक नियोजन, शैक्षिक विस्तार के द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता में विकास होता है। शिक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के द्वारा दी गई शिक्षा उनके व्यावसायिक जीवन में उचित एवं पर्याप्त ढंग से प्रयोग नहीं होती। शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए अन्य विषय क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से सेवारत अध्यापकों के गुणों में विकास में परिवर्तन होता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा के प्रसार द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं
उनसे विद्यालय के अध्यापकों को अवगत कराया जाए, जिससे वे एक नए परिवेश की शैक्षिक समस्याओं को भरी प्रकाश समझकर उसका समाधान कर सकें। अब सेवारत अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षक की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए नए उद्दीपनों को प्रदान करना, शिक्षकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना तथा उनके हल करने के लिए उनके ज्ञान एवं बोध का उपयोग करने में सहायता देना। प्रभावशाली शिक्षण विधियों के उपयोग में सहायता, शिक्षा में हो रही शिक्षण विधियों एवं आविष्कारों से सेवारत अध्यापकों को अवगत कराना। देखिए, शिक्षा में नई नई शिक्षण विधियाँ आती रहती हैं, आविष्कार होते रहते हैं। पहले के टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, आजकल कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग तरीके के इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। बच्चे को मेन समझना ज़रूरी है कि किन किन शिक्षण विधियों के द्वारा हम बच्चे को समझ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो टीचर जो जॉब कर रहे हैं, जो सेवारत अध्यापक हैं, उनको इस सब के बारे में अवगत कराना इसका उद्देश्य है। सेवारत अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना। ये था आज का वीडियो। उम्मीद तो है कि अच्छा लगा होगा, और ना भी लगा हो तो भी लाइक कर देना, ठीक है। और मैंने मेहनत से किया है और आज मुझ पे बैठा भी नहीं जा रहा है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाके बस सो जाऊँ, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा भी काम पड़ा हुआ है। अब मैं जाकर उसको पहले तो चाय पीऊँगी मैं गरम गरम बनाकर, और उसके बाद में फिर जो है मैं अगले वीडियो की तैयारी भी करूँगी आपके लिए। ढूंढूँगी मैटर कहाँ कहाँ से बुक्स लेकर बैठूँगी। और पता है, पढ़ पढ़ के मेरी आँखों में दर्द हो गया। कल से मैंने जो है अपना 3 साल पुराना चश्मा निकाला, जो मुझे डॉक्टर ने दिया था और कहा था भाई पढ़ते समय लगा लेना, और मैंने उसको उठा के रख दिया था। कल से मेरे आँखों में इतना पेन हो रहा था सर में, फिर मैंने कहा लाओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी वजह से हो रहा, तो मैंने कल से उसको लगा के घूमा, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और आज मैं फिर जब अपनी दवा लेने गई थी तो फिर मैं अपनी आँखें भी टेस्ट करा कर आई। फ़िलहाल मुझे डॉक्टर ने ड्रॉप वगैरह दे दिया है, और फिर देखती हूँ फटाफट अपना घर का काम निपटा कर फिर आपके लिए नया सा एक अच्छा सा फिर वीडियो तैयार करूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आपको पता ही क्या करना है। आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब, आपको करना है चैनल लाइक, और आपको करना है शेयर, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता भी देना, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पे अगर चाहो तो फॉलो कर लेना, लिंक सारे मैं आपको नीचे दे देती हूँ, देख लेना, ठीक है। चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।